उसको इस्तेमाल मत करिए, रोगी के रुमाल को इस्तेमाल मत करिए। तो ये जो चीजें होती हैं इनको आप कहते हैं फॉर्माइट्स या रोगी का सामान। और ये जो रोगी का सामान है ये भी बीमारी फैला देता है। तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट वे, मतलब जो है अप्रत्यक्ष तरीके से जो स्थिति है वो यही होती है। अच्छा, इसके सिवाय कई लोग बीमार नहीं होते तो उसकी वजह ये हो सकती है कि उन व्यक्तियों के अंदर जो रोग प्रतिरोध क्षमता है वो ज्यादा होती है और वो बीमार नहीं होते। वैसे जब भी कोई शिशु पैदा होता है, अपनी माँ के गर्भ से बाहर आता है, तो आपको पता है कि वो सबसे ज्यादा बीमार होने के चांसेस उसके ज्यादा होते हैं कि उसको कोई बीमारी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, उसके आसपास में कोई ऐसी बीमारियां हैं। लेकिन वो बीमारियां उसको इसलिए नहीं हो पाती कि वो जो बच्चा होता है उसको माँ का दूध पीने को मिलता है। और आपको पता है कि जो शुरू में माँ का दूध निकलता है उसके ब्रेस्ट से, स्तन से, तो उसमें वो काफी गाढ़ा होता है। और आपने देखा होगा कभी गाय भैंस वगैरह जब डिलीवरी करती है, उनके बच्चा होता है, तो उनका दूध जो होता है बड़ा गाढ़ा सा होता है, इसको खीस बोलते हैं आप, जो है क्लोस्ट्रम। ये जो क्लोस्ट्रम होता है इसके अंदर काफी एंटीबॉडीज होती हैं, बीमारियों से लड़ने की क्षमता बच्चे में विकसित होती है और ये बच्चे को बहुत सी बीमारियों से बचाता है। और बच्चा 6 महीने तक जो है काफी सुरक्षित रहता है इस दूध को पीने के बाद में। इसीलिए कहावत भी है, तूने अपनी माँ का दूध पिया है क्या? तो जिसने माँ का दूध पिया वो आदमी कमजोर नहीं होता, वो स्ट्रांग होता है, उसमें इम्यूनिटी पावर जो होती है वो ज्यादा होती है। और कई बार ये जो रोग से लड़ने की शक्ति है ये एक्वायर्ड भी होती है। एक्वायर्ड यानी जैसे कोई बच्चा है पैदा हो गया, उसको बीमारियों से बचाने के लिए उसकी माँ ले जा करके डॉक्टर के पास में, किसी हॉस्पिटल में किसी नर्स से उसको टीके लगवाती है, वैक्सीनेशन करवाती है विभिन्न बीमारियों के लिए। तो जब ये टीके लग जाते हैं तो वो बच्चा जो होता है सुरक्षित हो जाता है, फिर उन बीमारियों से उस बच्चे को खतरा नहीं रहता और वो बच्चा उन बीमारियों से मरेगा नहीं। तो ये जो इम्यूनिटी होती है ये एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। और एक्टिव इम्यूनिटी प्राप्त कई बार जो है इस तरह से भी की जा सकती है कि जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, जैसे किसी को खसरा हो गया, तो खसरा जब हो गया तो उसके शरीर के अंदर पहले वो वायरस खसरे के जो थे चले गए, उसने बीमार कर दिया, वो बच्चा खसरे से ठीक हो गया। ठीक होने के बाद में वो वायरस जो है उसके शरीर के अंदर रोग से लड़ने की जो शक्ति होती है उसको एंटीबॉडीज बोलते हैं, वो एंटीबॉडीज पैदा कर देता है। और फिर वो एंटीबॉडीज उससे सारी उम्र जो है उस बीमारी से बचा करके रखती है। तो उस व्यक्ति को दोबारा जिंदगी में कभी खसरा नहीं होगा। जैसे चिकन पॉक्स एक बार हो गई तो फिर चिकन पॉक्स दोबारा नहीं होगी। तो ये एग्जाम्पल है आपके पास में एक्टिव आपके इम्यूनिटी का। और कई बार सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होते हैं, माइल्ड इन्फेक्शन, छोटे मोटे इन्फेक्शन हो जाते हैं किसी बीमारी के। जैसे कि किसी को बच्चे को डिप्थीरिया हो गया और वो ठीक हो गया उससे, या जो बच्चा है उसको एक बार पोलियो हो गया, तो पोलियो होने के बाद में फिर दोबारा पोलियो नहीं होगा, उसको एक बार ही होगा। मतलब जो है ये नहीं कि अब एक बार हो गया पोलियो अब दोबारा भी इसको पोलियो का अटैक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। और कई बार जो है आप इम्यूनिटी पैदा करते हैं आर्टिफिशियली, कृत्रिम तरीके से। और कृत्रिम तरीके से इम्यूनिटी पैदा करने के लिए, बीमारी से लड़ने की क्षमता पैदा करने के लिए आप उस बच्चे को डॉक्टर के पास में ले जाते हैं, नर्स के पास में ले जाते हैं, अस्पताल में ले जाते हैं, वहाँ उसको वैक्सीनेशन किया जाता है, टीकाकरण किया जाता है। और जब उसका टीकाकरण हो जाता है तो वो उन बीमारियों से सुरक्षित हो जाता है और वो बचने के लिए वो सक्षम होता है। अब जो पैसिव इम्यूनिटी है ये है दूसरी तरह की इम्यूनिटी। तो पहली थी एक्टिव इम्यूनिटी जो कि आपने उसमें पैदा की। और पैसिव इम्यूनिटी जो होती है वो किसी इन्फेक्शन होने के बाद में जो उसमें रोग से लड़ने की क्षमता पैदा हो गई है उसको आप कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। इसके लिए आप उसको
इंजेक्शंस लगाते हैं या कोई वैक्सीन देते हैं, या जो मदर का जो दूध है वो जब बच्चा पीता है तो उसके साथ में उसको जो है वो इम्यूनिटी पैदा हो जाती है। और इस तरह से शरीर के अंदर जो होती है इम्यूनिटी प्रदान करने के लिए एक और चीज होती है जिसको कहते हैं ह्यूमन गामा ग्लोबुलिन। और ये जो ह्यूमन गामा ग्लोबुलिन जो होती है वो ब्लड के अंदर होती है उस व्यक्ति के जो है, और ये कई बार किसी दूसरे व्यक्ति के ब्लड से ली जाती है और फिर उसको इंजेक्ट की जाती है, जिससे कि उस आदमी में उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए रेजिस्टेंस पैदा हो जाए और वो उस बीमारी से ग्रसित नहीं हो। इसी तरह से कई बार कुछ बीमारियों से बचने के लिए जो है एंटीटॉक्सिन लगाया जाता है। जैसे टिटनस किसी को नहीं हो तो आप टिटनस टॉक्सॉइड का इंजेक्शन लगवाते हैं, या किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो जब उसे सांप काट लेता है तो आप उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर उसको जो है एक एंटी स्नेक सीरम होती है, वेनम होता है, वो उसको इंजेक्ट करता है। एंटी स्नेक वेनम जो होता है जिसमें कई तरह के जो सांप होते हैं, 3 तरह के सांप होते हैं, उनका विष जो होता है उस विष को न्यूट्रलाइज करने के बाद में वो इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो मैं आपको उदाहरण दूं तो इस तरह का जो एंटी स्नेक वेनम बनाया जाता है, ये एंटी स्नेक वेनम जो होता है सांपों का पहले विष लिया जाता है, फिर इस विष को जो है बहुत अल्प मात्रा के अंदर, बहुत थोड़ी सी मात्रा के अंदर ये जो घोड़े होते हैं उन घोड़ों को इंजेक्ट किया जाता है। और जब 6 महीने बाद में जब घोड़ों के अंदर उस के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बढ़ जाती हैं तब उनका वो ब्लीड किए जाते हैं, उनका खून निकाला जाता है। और उस खून में से आपके पास को मालूम है कि खून के 2 भाग होते हैं, एक सीरम है और दूसरा जो है आपका सॉलिड पार्ट है, जिनमें लाल रक्त कण है, सफेद रक्त कण है, प्लेटलेट्स हैं, तो ये सब सॉलिड पार्ट्स हैं। तो ये जो सीरम है, सीरम आप ले लेते हैं, सीरम में ये एंटीबॉडीज होती हैं और फिर सीरम को ड्राई करते हैं और ड्राई करके फिर आप उन्हें उसमें भर लेते हैं वायल्स के अंदर, और फिर इसको डिजोल्व करके और जब स्नेक बाइट होता है तो उस आदमी को आप इंजेक्ट करते हैं जिससे कि उसको उससे बचा सकें। और कई बार ये जो वैक्सीन्स होते हैं या जो ये सीरम्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, कुछ व्यक्तियों को अगर माफिक नहीं आते हैं तो उसको एक रिएक्शन हो जाता है जिसको कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। और वो व्यक्ति जो है वो उस वैक्सीन के लिए सेंसिटिव होता है, ज्यादा सेंसिटिव होता है, और उसकी वजह से उसकी रिएक्शन करता है जिसकी वजह से उसकी जान खतरे में पड़ जाती है, उसको सांस नहीं आएगा, दम घुटने लग जाएगा, चेहरा लाल हो जाएगा, उसको ब्लड प्रेशर गिरने लग जाएगा, उसकी अगर समय पर उपचार नहीं किया जाए तो मृत्यु तक हो सकती है, यानी उसको एनाफाइलेटिक शॉक हो जाता है। जैसे आपने पहले काफी आपको पता है कि पेनिसिलिन के इंजेक्शन हॉस्पिटल्स वगैरह में बहुत ज्यादा लगाए जाते थे, लेकिन पेनिसिलिन के इंजेक्शन ज्यादा होने लगे इसलिए फिर ये बंद कर दिया, और ये वजह थी उसकी हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द इंजेक्शन। तो ये नहीं होना चाहिए। और एनाफाइलेटिक शॉक जो होता है वो एक खतरनाक परिस्थिति होती है, इसमें जो व्यक्ति होता है उसकी मृत्यु हो जाती है अगर आप समय पर उसका उपचार नहीं करेंगे तो। इसके बाद में जो इम्यूनाइजिंग एजेंट्स हैं, जैसे कि मैंने कहा टॉक्सिन्स हैं, एंटीसीरा हैं या ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन्स हैं, इनको आप व्यक्ति में प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न करने के लिए इंजेक्ट कर देते हैं। और वैक्सीन जो होते हैं ये दिए जाते हैं विभिन्न बीमारियों के लिए, बच्चों को भी देते हैं, बड़े लोगों को भी देते हैं और बूढ़ों को भी देते हैं जो ओल्ड एज के लोग होते हैं। जैसे न्यूमोनिया वैक्सीन है तो न्यूमोनिया वैक्सीन ओल्ड एज के अंदर दिया जाता है लोगों को, क्योंकि बूढ़े जो है न्यूमोनिया से जल्दी मर जाते हैं। इस तरह से इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है तो वो देना ओल्ड एज में जरूरी हो जाता है। इस तरह से आपके जो बच्चे हैं, बच्चों को आप जो वैक्सीन देते हैं कॉमनली, सबसे पहले आप जो है बच्चे को पैदा होने के बाद में टीबी के लिए वैक्सीन लगाते हैं, जो है जिसको आप बोलते हैं BCG वैक्सीन, बेसिलस कैलमेट
गोरिन वैक्सीन, जो कि उसके साइंटिस्ट जिन्होंने उनको इन्वेंट किया था उनके नाम से है। और उसके बाद में फिर आप उसको जो है डीपीटी वैक्सीन देते हैं, आप उसको पोलियो वैक्सीन ड्रॉप्स पिलाते हैं, उसको आप हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीनेशन करते हैं। यानी कई तरह के वैक्सीन हैं जिनका शेड्यूल मैं आपको बाद में किसी वीडियो में डिस्कस करके बताऊंगा। अभी आप सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि वैक्सीनेशन का फायदा ये है कि बच्चा उस बीमारी से ग्रसित हो भी जाएगा तो उसको मृत्यु का कोई भय नहीं है, बच्चा जिंदा रहेगा, बच्चे को ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और आपको पता है कि अपने इस देश के अंदर जब तक ये वैक्सीनेशन की परंपरा नहीं थी, वैक्सीन डेवलप नहीं हुए थे, उस टाइम तक यहाँ पे बहुत से बच्चे जो थे इन्हीं बीमारियों से मर जाते थे। कोई टीबी से मर गया, कोई डिप्थीरिया से मर गया, कोई काली खांसी से मर गया, तो कोई जो था टिटनस से मर गया। और बहुत से बच्चे उस जमाने में अपना फर्स्ट बर्थडे भी नहीं देख पाते थे। उसमें 50% बच्चे जो थे फर्स्ट ईयर में ही मर जाते थे। तो आज वो स्थिति नहीं है। अब जो कॉमन वैक्सीन है उनकी मैं एक लिस्ट आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। उसमें कुछ वैक्सीन ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो वायरस होता है, जो बैक्टीरिया होता है, उनको जीवित मतलब रूप में इस्तेमाल किया जाता है, मारा नहीं जाता। टोटली उस बैक्टीरिया या वायरस को नहीं मारा जाता, उसका जो विष कम कर दिया जाता है और उस वैक्सीन में वो बैक्टीरिया या वायरस यूज कर लिया जाता है। जैसे कि बीसीजी वैक्सीन है टीबी के लिए, तो इसमें जो ट्यूबरकुल बेसिलाई जो होता है उसका जो टॉक्सिन है वो यूज किया जाता है और ये लाइव फॉर्म में होता है, जिंदा होता है। इसी तरह से पोलियो वैक्सीन है, उसमें पोलियो वायरस होते हैं, वो लाइव होते हैं लेकिन एटेन्यूएटेड होते हैं, यानी उनकी विषदरता कम कर दी जाती है। मीजल्स वैक्सीन है, या कई बार ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो गया तो टाइफाइड के लिए आप टाइफाइड वैक्सीन लगाते हैं। अब जो है कुछ वैक्सीन ऐसे होते हैं जो कि जो विषाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनको मार दिया जाता है और मारने के बाद में फिर उनसे वैक्सीन बना लेते हैं। इन वैक्सीन के अंदर से प्लेग का वैक्सीन है, या मेनिंजाइटिस के लिए वैक्सीन बनाते हैं, या कई बार डिप्थीरिया, टिटनस वगैरह की जो बीमारी है, काली खांसी की बीमारी है, डीपीटी वैक्सीन है, ये सब उससे बनाया जाता है। हेजे के लिए जो वैक्सीन बनता है, काली खांसी, कॉलेरा वैक्सीन, ये भी इस तरह का वैक्सीन होता है। और कुछ वैक्सीन ऐसे होते हैं जो उनको आप कहते हैं मिक्स्ड वैक्सीन, यानी मिश्रित वैक्सीन या टीके, मिश्रित टीके। और इन टीकों के अंदर सिर्फ एक ही तरह के बैक्टीरिया या वायरस नहीं होते, बल्कि उसमें अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया और वायरस होते हैं। जैसे कि डीपीटी है, तो डीपीटी का जो वैक्सीन है वो 3 बीमारियों को रोकता है, डिप्थीरिया, काली खांसी, पर्ट्यूसिस और टेटनस। डीपीटी डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस। इसी तरह से डीटी डिप्थीरिया और टेटनस के लिए दिया जाने वाला वैक्सीन है। इस तरह से टाइफाइड के लिए जो आप वैक्सीन देते हैं तो ये टाइफाइड वैक्सीन है, लेकिन इसमें भी टाइफाइड की कई प्रजातियां होती हैं। टाइफाइड जो है सिंपल टाइफाइड है या पैराटाइफी जो है, तो उन दोनों के जो आपके बैक्टीरिया हैं उनको यूज किया जाता है जो लाइव होते हैं। और ये जो बीमारियां हैं ये शरीर में से बाहर कैसे निकलती है, कैसे फैलती हैं, ये भी आपको जानना चाहिए। और इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बीमारियां जो है आपके नाक से बाहर निकलती हैं। आप नाक साफ करते हैं, उसमें वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसके संपर्क में कोई व्यक्ति आ जाता है, वो रुमाल आपका गंदा था, नाक साफ किया हुआ, उससे किसी दूसरे बच्चे ने किसी ने नाक पहुंच लिया तो आप जानते हैं फिर क्या होगा उसको जो है। इसी तरह से कई बार खांसी आती है, बलगम थूकते हैं, तो ये इधर उधर बलगम थूकना बड़ी गंदी बात होती है। और आप जब इस तरह का काम करते हैं तो दूसरों को बीमारी हो सकती है। आप खांसते हैं, मुंह पे रुमाल नहीं रखते, मुंह के सामने हाथ नहीं रखते, आप छींकते हैं, लेकिन आप जो है परवाह नहीं करते कि दूसरे लोग जो है इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। इस तरह से इधर उधर मल त्याग करना, अपने देश के अंदर आपको पता है कि इंडिया तो एक ओपन लेट्रिन बना हुआ था, ये तो मोदी जी के प्रयासों से अब इतना किया जा रहा है कि भाई घर घर में
लेटरिन पहले बना लिया जाए, जिससे कि पहले क्या कहते हैं शौचालय, बाद में शिवाला होना चाहिए घर के अंदर जो है। तो शौचालय पहले होगा तो फिर आप स्वस्थ रहेंगे। सोच करने बाहर जाएंगे तो वहां पे आपको पता है कि गंदगी पड़ी रहेगी, मक्खियां बैठेंगी, वो मक्खियां उड़ेंगी, फिर आपके घर में आएंगी, आपके खाने पे बैठेंगी, आपके पीने के पानी के ऊपर बैठेंगी, आपके हाथों पे लगेंगी, तो फिर वो आपको बीमारी करेंगी। इस तरह से तीसरा जो बीमारी फैलने का तरीका है वो है जब कोई व्यक्ति मूत्र त्याग करता है, यूरिन करता है, तो उसके यूरिन के अंदर भी कई बार बैक्टीरिया होते हैं। और कई बार ये बीमारियां जो होती हैं वो त्वचा के द्वारा भी फैलती है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, खुजली है, इसको स्केबीज बोलते हैं। तो ये स्किन डिजीज है। कई जो आपके दूसरे चर्म रोग हैं वो आपके त्वचा के द्वारा फैलते हैं। और कई बार आपको पता है कि जैसे कुष्ठ रोग है तो ये स्किन से स्प्रेड करती है बीमारी जो है। कई बार घाव जब संक्रमित हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो उससे भी बीमारी हो जाती है। तो जो सामान्य तरीके हैं जिनके द्वारा इन बीमारियों को रोका जा सके, जिससे कि बीमारी आगे नहीं फैले, तो इसके लिए आपको पहले तो वो जो लोग बीमार हैं उनका उपचार करना है। वो लोग दूसरे सामान्य श्रेणी के लोगों के संपर्क में कम आए, और अगर वो आते हैं तो जरा सावधानी बरतें कि दूसरों को बीमार ना करें। और इसके सिवाय जो है, जो ऐसे लोग हैं जो ससेप्टिबल हैं बीमारी से, भी